दरदरा, उससे उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक नया दिन और एक नई सुबह। आज रविवार का सुबह का समय है और वैसे तो चाहे तो रविवार के दिन आप आराम से उठ सकते हैं, पर एक जो आपको आदत लग जाती है ना, उसके तहत आपकी नींद खुल ही जाती है। आपका जो अलार्म है ना बॉडी का, वो खुद ब खुद बज जाता है। तो चलिए, सबसे पहले मैंने ये दरवाज़ा खोला है उठ करके, क्योंकि आप अगर दरवाज़ा बंद कर करके सोते हैं तो उठते ही सबसे पहले मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ ताकि थोड़ी सी ताज़ी हवा जो है अंदर आए। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अभी सरिता तुमने एसी चलाना शुरू किया कि नहीं। नहीं, बिल्कुल ही नहीं अभी चलाना शुरू किया है। थोड़ा सा अपने बॉडी को भी सहन शक्ति देने की आदत होनी चाहिए। और अभी तो आने वाला दिन है, हालांकि कल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था दिल्ली में, और अभी मैं आपको समय बता रही हूँ कितना हो गया है। ये देखिए, ये देख रहे हैं 5:34 हो गया है। देखिए न्यूज़ आ रहा, 5:34 हो रहा है। तो मैं उठ गई हूँ और संडे को ऐसा लगता है कि छुट्टी वाला दिन है तो आराम से उठे, पर ऐसा नहीं होता है। संडे वाले दिन बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है और बस एक एक करना हम शुरू करते हैं। तो अभी मैं एक्सरसाइज वगैरह कर चुकी हूँ, मतलब अभी तो मैं आपको दिखा रही हूँ, उठे हुए मुझे 1.5 घंटा हो गया है। मेरी बातचीत से आप सबको इस बात का एहसास हो रहा होगा, मेरा एक्सरसाइज वगैरह हो गया है। तो अब कमरे से बाहर निकलते हैं और काम धाम में शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा सबसे पहले कपड़ा धोने के लिए लगा देती हूँ, क्योंकि सबसे पहला काम यही होता है। और चांद अभी आप देख रहे हैं, ये देखिए, मैं इसे दिखाती हूँ। अभी ये चांद आपको दिख रहा है। चांद भी अभी बादलों में ओझल नहीं हुए हैं, दिख रहा है। देखिए सुबह सुबह देखिए, इस टाइम में आ करके बाहर काम करना ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब दिल्ली का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो इस टाइम सुबह सुबह सारा काम बाहर का जो है वो कर लूँगी ना, तो चिड़ियों की आवाज़, मिठास और इस ठंडक में बहुत सारा काम मेरा जो है फ़ौरन फटाफट हो जाएगा। आप सबको पता है कि उजाला होने लग जाता है, लेकिन कैमरे में ना बहुत ज़्यादा उजाला दिखाई देता है। और मैं धीरे धीरे इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि पूरे अभी आसपास का जो मेरा पूरी कॉलोनी है एकदम आराम से नींद ले रही है, सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। तो चलिए, मैंने काम की शुरुआत कर दी है और आप सबके साथ मुलाकात भी हो गई सुबह सुबह। बस अब आगे का बहुत सारा काम है जो मुझे शुरू करना है। साथियों, आज संडे है तो आज ब्रेकफास्ट में साबूदाने की खिचड़ी बनने वाली है। इसका पूरा प्रोसेस जो होता है शुरू होता है उस जगह से जब इसे हम भिगोते हैं। भिगोने के लिए सबसे पहले आपको बढ़िया से इसे 2-3 पानी से वॉश कर लेना होता है, जिसको कि रात में ही वॉश करके और फिर इसे भिगो दिया था। अब सुबह ये पूरा मुलायम हो चुका है। इसको भिगोने का जो एक सही तरीका होता है, जनरली लोग क्या होता है कि पानी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं और उससे ये साबूदाना जो एक दूसरे से चिपक जाता है और उसकी खिचड़ी वैसे ही गीली गीली चिपकी सी बनती है। तो फर्स्ट इसका प्रोसेस हुआ, वॉश कर लीजिए बढ़िया से 2-3 पानी से जब तक वाइट बिल्कुल इसका निकल जाए। और उसके बाद आपने जितना साबूदाना है उतना बोल में आप साबूदाना डालिए और पानी बिल्कुल जितना साबूदाना हो उतना ही यूं करके आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल पानी साबूदाने के ऊपर नहीं आना चाहिए। ये फर्स्ट प्रोसेस होता है।
और ये अगर आपने सही से कर लिया, भिगो दिया सही ढंग से, तो उसके बाद आगे का जो प्रोसेस होता है बहुत इजी हो जाता है। मेन प्रोसेस है वो तो खत्म हो गया। इसमें डालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमें मूंगफली को रोस्ट करके रखना है, इसका छिलका हटा करके इसे हम दरदरा कूट लेंगे। ये हम डालेंगे नीम करी पत्ता और हरी मिर्च एक बारीक बारीक काट लेंगे और आलू बारीक बारीक काट लेंगे। जब ये तैयारी हो जाए तो हमने कढ़ाई रख देना है गैस पे गर्म होने के लिए, और इसमें हमें डालना है घी 1-2 चम्मच। क्वांटिटी के हिसाब से आपको अंदाज़ा होगा, खाना बनाती हैं आप तो इसमें घी डालिएगा। इसमें सरसों का तेल मत डालिएगा क्योंकि उससे बिल्कुल ही टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा आप कोई भी रिफाइंड ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं तो डालिए। जब घी गर्म हो जाएगा तो इसमें जीरा हमने डाल देना है, और जब जीरा चटक जाए बिल्कुल बढ़िया से, तो इसमें हमने करी पत्ता और जो हरी मिर्च काट के डाला है उसे डाल के सेकेंड्स के बाद ही उसमें आलू जो कट करके रखा है उसे भी डाल दीजिए। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालिए, और सिर्फ लाल मिर्च का पाउडर है वो आप इसमें डालिए, क्योंकि हल्दी वल्दी अगर आप डालते हैं तो एक तो इसका रंग पीला पीला हो जाएगा जो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, और स्वाद भी नहीं आता है। हल्दी हल्दी अगर कच्ची रह गई तो आती ही रहती है स्वाद। सारा प्रोसेस हो गया है। और एक जो और इसमें खास प्रोसेस ये होता है कि इस तरीके से जब आपका ये सूख गया है, बिल्कुल साबूदाना ड्राई हो गया, हमने इसको निकाल लिया, तो उसे आप छान लीजिए या फटक लीजिए। इसके अंदर जो चूरा होता है ना, उसे इस तरीके से निकाल देना होता है, वरना वो जा करके फिर कढ़ाई में जैसे ही गर्म घी में जाएगा तो वो एक दूसरे के साथ चिपकेगा। अब जब इसे छान दिया बहुत अच्छी तरीके से, तो देखिए कि और ज़्यादा ये खिला खिला हो गया है। अब इसे कढ़ाई में डालने का समय आ गया। इसे आलू गल गया था, आलू गल जाने के बाद उसमें हमने अब ये साबूदाना इसके अंदर डाल दिया। इसको पहले एक बार चला लेंगे, और चलाने के बाद जो है अब इसमें जा करके जब थोड़ा देखिए इस तरह से खिला खिला आपको दिख रहा है ना, और अब ये फ्राई हो गया। अब इसमें धीरे धीरे इस तरीके से करके जो मूंगफली कूट के रखा हुआ है, दरदरा करके रखा हुआ है, उसे इसके अंदर मिक्स कर देंगे, और इस तरह से इसे थोड़ी देर चलाएंगे, 2-3 मिनट इसे रखेंगे, क्योंकि हर चीज़ गला हुआ है। सिर्फ अब यहाँ पे साबूदाने को गलाना है, थोड़ा सा उसको और फ्राई करना है। तो बस इसे कंटिन्यूसली आप चलाते रहिए। बन के साबूदाने की खिली खिली सी खिचड़ी तैयार हो गई। बोल में डालिए, हरे पत्ते धनिया की पत्ती है तो उसे बारी बारी काट के गार्निश कर दीजिए, जो खाने में भी बहुत स्वाद रहता है। और इसके साथ कोई भी शरबत बनाइए या फिर मैंगो शेक बनाइए और इसे खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। खिचड़ी बन के तैयार हो गई थी। मैंगो शेक इसके साथ बना करके मम्मी जी को तो ब्रेकफास्ट दे दिया, पर मेरा काम जो है अभी चालू था। तो मैंने ये फ्लावर स्टैंड जो मेरी बालकनी में है बेडरूम के, इसे ठीक ठाक किया। इसके जो सूखी पत्तियां टहनियाँ थी इन्हें सारा निकाल के साफ़ किया, प्लांट्स को पानी वगैरह डाला, और पूरा नीचे का फर्श जो है उसे मुझे झाड़ू लगा के साफ़ करना पड़ा। वजह इसकी ये थी कि पिछले हफ्ते जब मैंने यहाँ पे स्टैंड रखा था तो कुछ चीज़ों को पीछे हाइड किया था, वहाँ तक झाड़ू जा ही नहीं रहा है, और उस पर डस्टिंग और सफाई बिल्कुल नहीं हो रही थी, जो सब कुछ आज मुझे यहाँ पे करना था, और ये सब कुछ मैंने आज किया यहाँ पर। वो चादर के साथ में जो कुशन कवर कल शुरू किया था वो इतना पूरा हो गया। थोड़ा सा और एक बित्ता और इसको बनाना है, और ये पूरा मेरा कुशन तैयार हो जाएगा। बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आप सबसे मुझे करनी है। एक तो सबसे पहले कि जब मैं अपने ये चैनल शुरू कर रही थी ना, तो सब ने मुझे कोई बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं किया कि हाँ आप चैनल शुरू करो। जो सबसे ज़्यादा आपके क्लोज होते हैं तो सब ने बार बार यही कहा कि ऐसा तुम क्या कर लोगी इस उम्र में कि तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हें सक्सेस मिल जाएगा, सफलता मिल जाएगी यूट्यूब में। मैंने कहा कि ठीक है, मेहनत करते रहते हैं, और हमेशा दिमाग में दिल में ये बात रही है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और इसी जज्बे के साथ मैंने अपने इस चैनल की शुरुआत की थी, जो कि अब 1 साल पूरा होने वाला है। 19 तारीख को पूरा 1 साल हो जाएगा मेरे चैनल को। 1 साल में मैंने बहुत सारी मेहनत की है। शुरू में तो मेरे वीडियो बहुत सारे अच्छे चले, वायरल हुए, और मतलब एक मेरा वीडियो गया जिसमें कि 2.5 लाख व्यू गए थे, और वो मेकओवर का था। ऊपर का जो मेरा स्टोर था उसे उसका मेकओवर किया था। फिर मेरा उत्साह अच्छा सा बना रहा, मैं हर रोज़ वीडियो डालती रही। एक आध बीच में कभी कोई गैप हुआ होगा, लेकिन 365 दिन मतलब कंटिन्यूसली मैंने वीडियो डाला है। हर रोज़ का डेली ब्लॉग ही था मेरा, और हर रोज़ इतने DIY किए हैं, इतनी मेहनत की, बहुत सारी मेहनत की। पर पता नहीं क्या हुआ कि 5 महीने में मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया। 5 महीने में मोनेटाइज होने के बाद में सडनली एक रोज़ जब
मोनेटाइज हो गया तो पिन के लिए मैंने YT स्टूडियो जो शुरू करना होता है, तो बहुत ज़्यादा मुझे पहले भी मेरा एक चैनल है और इतनी ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं थी। और सही बताएं तो बहुत सारे इतने सारे वीडियोस आते रहते हैं कि हम आपकी हेल्प करने के लिए हैं, हमसे कहिए और बातें करिए, पूछिए। पर किसी ने न कभी भी पिछले 4 सालों में अगर किसी को मैंने कोशिश की कि किसी से पूछा जाए या बताया जाए, तो किसी ने नहीं बताया। और यूट्यूब से आपको ऐसी कोई ट्रेनिंग मिलती नहीं है, जो हम पढ़ते हैं और उसी से जो हमें ज्ञान मिलता है, और उसी ज्ञान से बहुत सारे लोगों को सक्सेस मिली है। पर हाँ, मुझे उतना ज्ञान नहीं था। और जैसे ही मैंने YT स्टूडियो शुरू करने के लिए ओपन किया, तो उसने कहा, यूट्यूब ने के पास से मेरे पास उनकी टीम से जवाब आया कि आपका ऑलरेडी एक ही YT स्टूडियो है और दूसरा आप नहीं बना सकते। उसका रीज़न ये था कि शायद सब चीज़ तो अलग था, मेरा मोबाइल अलग, मैंने इतना इंतज़ार किया था, 3 साल इंतज़ार किया था कि अलग एक मोबाइल ख़रीदूँगी और तब जा कर के मैं अलग अपना डेली ब्लॉगिंग का करूँगी शुरुआत। और ये सोच के शुरुआत की थी कि अब 1 साल मेरे जॉब का बच गया था, तो 1 साल में मैं मेहनत करूँगी और मैं खाली नहीं बैठूंगी, कुछ क्रिएटिविटी मेरी चलती रहेगी, क्रिएशन चलता रहेगा, और रिटायरमेंट के बाद भी मैं आप सब लोगों के साथ में व्यस्त रहूंगी। पर ये मेरा सपना सपना ही रह गया। खैर, तो उस 5 महीने के बाद जब यूट्यूब ने ये लिख करके भेजा कि आपका ऑलरेडी एक YT स्टूडियो है, आप अलग से नहीं बना सकते हैं। अब मैंने 2-3 लोगों से कांटेक्ट किया, 1-2 यूट्यूबर से कांटेक्ट किया, तो उनसे मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि आप प्रोफेशनली किसी से बात कर लीजिए, पैसे दीजिएगा तो कोई भी आपको चेक कर देगा, देख लेगा। पर मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी। मैंने कहा कि नहीं, तो जितना मेरी समझ में आया, अल्टीमेटली मैं हार मान गई। किसी ने एक डेली ड्यूड वाले हैं अनीश, उनसे मैंने पूछा, तो पहले भी उन्होंने, जब पिछले चैनल में भी उन्होंने थोड़ी सी मेरी वर्बली मदद की थी, आज तक उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई है। इस बार उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा करके देखिए शायद हो जाए, बट नहीं हुआ वो अल्टीमेटली। तो मैंने एग्री कर लिया कि पुराने YT स्टूडियो से ही इसे जोड़ दिया जाए। 2 महीना उसकी वजह से मोनेटाइजेशन जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया था। 2 महीना 60 डेज बिना मोनेटाइजेशन के मेरा मैं फिर भी वीडियो डालती रही। जब उस वीडियो से पिछले वाले YT स्टूडियो से कनेक्ट कर दिया गया इसका, तो उसके बाद से सडनली मेरा व्यू गिर गया। जो मिनिमम कम से कम 10,000 15,000 व्यू आते थे, 8,000 7,000 ऐसे व्यू आ रहे थे। 5 महीने में मोनेटाइज हो गया था चैनल, और मैंने सोचा था कि ये मतलब अच्छा सा ग्रो कर जाएगा। मैं बहुत खुश थी, हैप्पी थी। पर उसके बाद से जो मेरा व्यू गिरा, तो 500 600 मैक्सिमम, कभी 1000 1200 गया या 1300 1400 गया। उसके बाद से फिर मेरा चैनल अप हुआ ही नहीं, जबकि बहुत बहुत मेहनत की है। तो ये एक चीज़ जो है मुझ में डिमोटिवेट मुझे कर रही है बहुत ऑनेस्टली, क्योंकि ये तो एक अलग सी बात हो गई। दूसरा जो सबसे ज़्यादा ख़ास बात है कि जो सब लोग ये कहते थे कि देखो ऐसा है कि जब आप बुजुर्गियत में पैर रखते हो, उसके बाद से धीरे धीरे सोसाइटी में जो यंग जनरेशन होता है उनको जगह मिलती है, और बुज़ुर्ग लोगों को उतना कोई देखना शायद पसंद नहीं करता है। और मैंने ये चैलेंज लिया था कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे पास अनुभव होता है, जाता है फैमिली में, जब हमारे जो घर के बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उन्हें इम्पोर्टेंस दिया जाता है, तो यूट्यूब में भी जो हमारे व्यूवर्स हैं उनकी नज़र में भी हमारा इम्पोर्टेंस होगा। बट मैं कल बैठी हुई ऐसे ही सर्वे बहुत वीडियोस चेक कर रही थी कि 60+ के लोगों में कोई ऐसा मुझे एक यूट्यूबर मिले जो कि बहुत अच्छा ग्रो किया हो। अंडर एज वाले तो लोग हैं, 18 साल 19 साल 20 साल वाले हैं जो धीरे धीरे यंग हो रहे हैं, वो तो उनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं। पर मैंने कोई ऐसा 60+ वाला इंसान नहीं देखा जिसके पास इतना अनुभव होता है। और अल्टीमेटली ये हुआ कि जो आसपास के लोग कह रहे थे, उसी सच्चाई पे आके मुझे यहाँ पे रुक जाना पड़ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सही में शायद लगता है कि हमारी सोसाइटी में, या लोग जो है, जो ओल्ड एज के लोग होते हैं या अपने मतलब बड़े बुजुर्ग होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा लोग नहीं पसंद करते। अगर यही ऐसा नहीं होता तो फिर हमारे यहाँ इतने ओल्ड एज होम जो है वो नहीं बनते। शायद यही होता है कि
जब इंसान रिटायर हो जाता है तो लाइफ से भी उसको हमेशा ये कहा जाता है कि भाई अब तुम रिटायर हो गए हो, अपनी नौकरी से रिटायर हो रहे हो, अब लाइफ से रिटायर हो रहे हो, और अब हमारी ज़िंदगी से भी आपको रिटायर हो जाना चाहिए। यही चीज़ मेरे अल्टीमेटली समझ में आई। अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं इनमें से आप सब में से कोई भी ऐसा वीडियो अगर देख रहा है तो वो बताएगा कि कोई 60+ वाले यूट्यूबर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा से राइज़ किया हो। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आई वो ये है कि शायद किस्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है यूट्यूब में भी। मेहनत तो हम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर मेहनत से होता तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा आपको सब्सक्राइब करके रखते और आपके अनुभव को से कुछ सीख लेते अपनी लाइफ में। पर ये मेरा फ्रस्ट्रेशन नहीं है। हाँ, ये जो एक जेन्युइन सी बात जो मेरे दिमाग में आई तो मैंने कहा आप सबसे हम शेयर करते हैं। आप सब भी ऐसा सोचते हैं या फिर जो मैच्योर लोग हैं, एज वाले लोग हैं, 60+ के लोग हैं, आप सबके भी दिमाग में अगर ऐसी बात आती है तो ज़रूर मेरे कमेंट में इस सहमति दीजिएगा। और हम सब जो मिलके ये इस यूट्यूब से भी गुहार करेंगे, जो टीम देखती है और जो इस हर चीज़ को डिस्क्राइब करती है कि ये क्लेम वाला वीडियो है या म्यूज़िक क्लेम लग जाता है। हाँ, ये जब ये बात आई तो एक चीज़ और बहुत ख़ास है जो मैं यहीं पे आप सब कहना चाहती हूँ कि नो क्लेम म्यूज़िक, नो कॉपीराइट म्यूज़िक से हम लोग म्यूज़िक मैं डाउनलोड मैंने किया। पहले मैं म्यूज़िक नहीं लगाती थी, बहुत सारे लोगों ने कहा कि म्यूज़िक भी आप लगाया करिए। तो नो कॉपीराइट म्यूज़िक चैनल है, वहाँ से मैंने म्यूज़िक डाउनलोड किया है। और जैसे ही वो म्यूज़िक मैं लगाती हूँ तो शुरू में जब मैं अपलोड करती हूँ अपने वीडियो को, तब जब वो क्लेम वहाँ से आता है, सारी चेकिंग हो जाती है, ऐड वगैरह लग जाता है, उसके बाद मैं पब्लिक करती हूँ उसको, तब तक तो कॉपीराइट नहीं लिखा रहता है। कहता है हाँ ठीक है, नो कॉपीराइट, आपका बिल्कुल ठीक है वीडियो और आप अपलोड कर सकते हो, पब्लिक कर सकते हो। और जैसे ही मैं पब्लिक करती हूँ 8-10 व्यू आता है, उसके बाद एक मेल आ जाता है कि इसमें जो आपने म्यूज़िक लगाया है वो कॉपीराइट है। उसमें कॉपीराइट क्लेम जो है वो जिनका म्यूज़िक है उन्होंने डाल दिया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं वो हम लोग आम जो यूट्यूबर हैं उनको शायद समझ में नहीं आता है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से मैं यही कहूँगी कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। देखिए कोई भी यूट्यूब पे आता है ना तो वो सिर्फ़ अपने रहन-सहन को खाना-पीना दिखाने के लिए नहीं आता है। सच्चाई तो ये है कि जब इतनी मेहनत कोई करता है तो उससे कुछ उम्मीद भी रहती है। तो हर इंसान को उम्मीद है, किसी को थोड़ा है, किसी को ज़्यादा है, पर हाँ, उम्मीद तो हर किसी को है। बगैर उम्मीद किए हुए कोई क्यों आकर के यहाँ पे सारा दिन 8 दिन 10 घंटे अपना पूरे टाइम दिन भर का इसमें गुज़ारेगा आकर के। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप सब लोग मेरी बात से सहमत हैं तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख कर के बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो पसंद आया है तो, और शेयर कीजिए। आपसे होती है कल मुलाकात। अब आज का ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, यहीं पे ख़त्म करती हूँ और अब फिर से कल से ऑफ़िस की तैयारी मेरी शुरू हो जाएगी। तो चलिए, आप सब अपना बहुत सारा सेहत का ख़्याल रखिए। गुड नाइट, बाय बाय।